अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। ये मैनेजमेंट की बुक से है और चैप्टर का नेम है मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स। टॉपिक्स टू कवर आर डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, explain the 4 ways managers make decisions, third classify decisions and decision making conditions, fourth describe decision making styles and discuss how biases affect decision making, last is identify effective decision making techniques। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। The decision making process, managers at all levels and of each department make decisions. Top level managers take decisions about the installation of manufacturing facility or what new businesses to move into। मतलब हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो डिसीजन लेता रहता है। जो टॉप मतलब उसके लेवल चेंज होते हैं, उसके लेवल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी ड्यूटीज़ हैं या जो उनकी जेडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली। जो टॉप मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेंगे ऑब्वियसली कि यार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन सी यूज़ करेंगे, हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे या हमने किस बिजनेस में नए में जाना है, इस तरह की चीज़ें। और जो मिडल और लोअर मैनेजर्स हैं विल टेक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन और डे टू डे टास्क। ये जो नीचे पिक्चर है ये मैंने आपकी बुक से ही स्निप कर ली थी पूरी। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, second identifying decision criteria, third allocating weights to the criteria, fourth developing alternatives, fifth analyzing the alternatives, next selecting an alternative, then implementing the alternative, और last is evaluating the decision effectiveness। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, नॉट जस्ट चूजिंग अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। First step is identifying a problem. Identifying a problem is not that much easy. It is not easy। मतलब आपको प्रॉब्लम है क्या, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये किस वजह से आ रहा है, इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना इट इज इम्पॉर्टेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रियल प्रॉब्लम। ऑलरेडी वो ऊपर कह चुका है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज नॉट ईजी। हो सकता है कि जो आप सिम्टम्स को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो और जो रूट है जो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कॉज हो रहा है उसको आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इफ द मैनेजर सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम, अगर मैनेजर्स ने एक गलत प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी, दैट मीन्स ही इज लाइक अ मैनेजर हु कुडंट इवन रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड डू नथिंग। मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं और मैनेजर ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स पुट करनी थी वो रॉन्ग डायरेक्शन में पुट करनी सारी। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिजायर्ड आउटकम्स and the existing ones is the real problem. For example, buying new computers for sales staff as the older ones are outdated, slow, display problems। मतलब प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं कि आपके पास ये कंप्यूटर चाहिए आप लोगों को, आप एक कंपनी को और सेल्स स्टाफ के लिए, और क्योंकि जो पुराना कंप्यूटर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट मैंने इलेबोरेट नहीं किया। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिजायर्ड आउटकम्स एंड द एग्जिस्टिंग वंस इज द रियल प्रॉब्लम। मतलब जो आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं और वो नहीं आ रही, जो एक्चुअल आउटकम होना चाहिए और जितना आप रिसीव कर रहे हैं उनके दरमियान का जो गैप है या जो जिस वजह से वो आप टारगेट को मीट नहीं कर सके, दैट इज अ प्रॉब्लम। या किस वजह से है, उसकी रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, क्या लोगों ने काम ठीक नहीं किया, या आपके पास टेक्नोलॉजी ठीक नहीं थी, या आपने जो टारगेट था वो गलत सेट कर लिया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, या आपकी जो टीम है उसकी कैपेसिटी नहीं है काम करने की। सेकंड, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन क्राइटेरिया देखते हैं।
Defining the decision criteria is the next step to solve the problem. In the above mentioned example, display, processor, memory और बैटरी लाइफ एक्सेट्रा आर द रेलिवेंट क्राइटेरिया इन द मैनेजर्स डिसीजन। मतलब उसने एक कंप्यूटर लेना है और कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप्स लेने हैं और लैपटॉप्स के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उन्होंने गेम्स तो नहीं खेलनी, उन्होंने तो काम करना है। तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। आर द रेलिवेंट क्राइटेरियाज। तो हमारे क्राइटेरियाज क्या हो गए ये सारे। नेक्स्ट, वेट्स दे देते हैं, एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को वेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, 10 कर दिया, बैटरी लाइफ 8, कैरिंग वेट मतलब वो हैवी है या नहीं, कितना है 6, वारंटी उसकी 4, डिस्प्ले क्वालिटी इज 3। फोर्थ स्टेप, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, मतलब आप ऑल्टरनेटिव देखेंगे मार्केट में कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप किन में से किन को इवेल्युएट कर सकते हैं, किन को आप कंसीडर कर सकते हैं, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। In this step, managers explore and manage the list of possible options that could solve the problem. In this step, just list is maintained and not analyzed. For example, to solve the above mentioned example, managers would consider the different brands of laptops. Dell है, Lenovo है और HP है, इस तरह से। Next step is analyzing alternatives. As the alternatives have been identified, आपने alternatives को आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ मैनेजर्स नीड टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव बाय यूजिंग क्राइटेरिया। दिस डेटा रिप्रेजेंट द असेसमेंट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव यूजिंग द डिसीजन क्राइटेरिया एज शोन इन द फिगर बिलो। अब आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है क्राइटेरिया को माइंड में रख के और जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आए हैं उनको देखते हुए। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये ब्रांड्स आ रहे हैं सारे जिनके लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। उन्होंने वेट दे दिया कि फॉर एग्जांपल HP की मेमोरी कैसी है, 10/10 है, ओके। बैटरी लाइफ कैसी है, उसको आपने 3 दे दिया। कैरिंग वेट उसका 10 है। इस तरह से सोनी वायो है, लिनोवो है, एप्पल मैकबुक है, टोशिबा, सोनी, डेल इंस्पायरॉन और HP। आपने इनको भी वेट्स जो है वो दे दिए, वेट्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो आपका, इस पे आ जाते हैं। अब HP ProBook इसका 100, ये 100 कैसे आया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेमोरी स्टोरेज 10 और HP ProBook इसकी कितनी है जो हमने असाइन की थी वो 10 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 100। इसी तरह से आप जो आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं और जो आपका क्राइटेरिया है उनको जो आपने वेट असाइन किया उनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता जाएगा। एंड में आप इनको ऐड कर लें और जो बेस्ट वन है उसको आप चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 249 मार्क्स के साथ या 249 नंबर्स के साथ डेल इंस्पायरॉन, इसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन और ये उन्होंने बता दिया है, डेल चूज कर लिया। इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव, आप इस जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया है उसको इम्प्लीमेंट कर दें। नाउ इट कैन बी कन्वे टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जिन्होंने परचेजिंग करनी है आप उनको बता दें कि यार हमने जो प्रोसेस था प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो हमने कंप्लीट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने उसको एलोकेट भी कर लिया, ऑल्टरनेटिव्स भी चूज कर लिए और हमने सिलेक्शन भी कर ली। अब आप जाके परचेज कर लें। बल्कि इवन अगर वो ये जो डिसीजन मेकिंग पार्टी है, ये जो परचेजर हैं, अगर वो आपके साथ हों इस प्रोसेस में तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको प्रॉब्लम इस पूरे स्टेप के अंदर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। फाइनल स्टेप इज इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस। डिसीजन को जो आपने लिया है उसको रीवैल्यूएट करें कि वो क्या आपने जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है, क्या प्रॉब्लम सही रिजॉल्व हो गई है, व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या गलत हुआ है, वेयर मैनेजर्स मेड मिस्टेक, मैनेजर्स ने कहाँ पे गलती की, या वेदर द प्रॉब्लम वाज रॉन्गली आइडेंटिफाइड और नॉट। मतलब देन हो सकता है कि जो आपने जब आप इसको इवेल्युएट करें तो आपको पता चले कि नहीं यार आपने तो प्रोसेस सारा दोबारा करना है। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आपने सही से उसको
अंडरस्टैंड नहीं किया, आप प्रॉब्लम को समझ नहीं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द 4 ways मैनेजर्स मेक डिसीजंस। Managers making decisions, it is seen in routine life that everyone makes decisions। बेशक वो घर में है या घर के बाहर है, दोस्तों के साथ है, खा रहा है या काम कर रहा है, तो वो डिसीजंस लेता रहता है इंसान। इन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। So we call decision making as essence of management. And so managers who make decisions are called as decision makers। जो decision लेते हैं are called as decision makers। Below are the perspectives given on how managers make decisions। मतलब managers कैसे decisions लेते हैं। First is making decisions rationality। मतलब decision makers are totally rational। Being rational decision makers, managers make decisions very logically and consistently to maximize the value or profits। मतलब उनका जो पूरा फोकस होता है वो फिगर्स के ऊपर होता है, फैक्ट्स के ऊपर होता है, लॉजिकल होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेजर्स आर नॉट रैशनल, वो रैशनल नहीं होते वाइल टेकिंग डिसीजंस। assumptions क्या है रैशनैलिटी की? अगर एक मैनेजर रैशनल है तो वो कैसा होना चाहिए? अ रैशनल डिसीजन मेकर इज फुली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड, द प्रॉब्लम फेस्ड वुड आल्सो बी क्रिस्टल क्लियर। मतलब जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है वो वाकई में प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब आपने ठीक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड, मैनेजर्स वुड हैव स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स एंड नो अबाउट ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब उसके पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल होता है कि उसने कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस किस ऑप्शन में वो जा सकता है। मैनेजर्स वर्क ऑन and select such alternatives which help them achieving their goals। मतलब वो जो ऑल्टरनेटिव वो चूज करते हैं वो ऑल्टरनेटिव्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करते हैं। डिसीजंस आर मेड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्वियसली दीज assumptions आर नॉट वेरी रियलिस्टिक। और लास्ट में वो ये कहता है कि जो ऊपर 1 2 3 4 5 assumptions बताई हैं, दीज आर नॉट वेरी रियलिस्टिक। मतलब मैनेजर्स ऐसे नहीं होते, अक्सर बायस्ड हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यार वो बायस्ड होंगे या उनके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें हैं। सेकंड, मेकिंग डिसीजंस बाउंडेड रैशनैलिटी। मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती उनके पास, बाउंडेड होते हैं। इट मीन्स मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली बट आर लिमिटेड होते हैं बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। It is because managers can't analyze information on all possible alternatives। वो तमाम alternatives के ऊपर complete information नहीं ले सकते, इसलिए जो उनके पास best possible option वो उनको लगता है बस उसको वो adopt कर लेते हैं। Satisfies rather than maximize। मतलब sacrifice वाली साइड पे जाते हैं कि बस ठीक है, ओके, satisfaction वाली साइड पे। ये 2 वर्ड है ना, satisfaction हो गया और sacrifice भी हो गया। आपने satisfy भी हो गए और आपने बस ठीक है compromise भी कर लिया आपने। एग्जाम्पल है बाउंडेड रैशनैलिटी की। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन एक ये जो नोट्स हैं ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वो जॉब ढूंढ रहा है $35,000 की, घर के पास 30 किलोमीटर के अंदर अंदर, लेकिन उसको जॉब मिल जाती है 34,000 की 50 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, मतलब सैलरी भी कम है और किलोमीटर्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज है, उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने प्रॉपर एफर्ट पुट नहीं की है और वो कह रहा है बस ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, कह रहा है 30 किलोमीटर ही ज़्यादा है ना, ओके कोई बात नहीं, 1,000 कम है तब भी कोई बात नहीं, कह रहा है। सो ही अवेल्ड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज पर हिज नॉलेज और गैदर्ड इंफॉर्मेशन। देन देयर कम्स अ फिनोमेना एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, कि एक डिसीजन आपने ले लिया, आपको पता, मैनेजर्स को पता चल गया कि मैनेजर्स मेक डिसीजंस, उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना वो गलत हो गया। मैनेजर्स मेक मिस्टेक्स बाय नॉट एडमिटिंग दैट देयर इनिशियल डिसीजन वाज फ्लॉड। कि जो उन्होंने पहला वाला डिसीजन लिया था वो गलत था, वो उस बात पे अड़ जाते हैं, वो अपने उस बात के साथ स्टिक हो जाते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, मैंने डिसीजन ठीक लिया था। सो रादर देन सर्चिंग फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव्स, वो उसमें अपनी शेम फील करते हैं या डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं, जो भी है उनका ईगो का मसला आ जाता है। वो क्या कहते हैं कि नहीं, जो हमने डिसीजन ले लिया है यही ठीक है, तो वो अदर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते ही नहीं है।
they simply increase their commitment to original solution. Next, making decisions, the role of intuition, मतलब आपने आपकी जो छठी है उससे या आपका एक्सपीरियंस हो गया, जो आपकी फीलिंग्स हैं उनसे रिलेटेड. Intuitive decision making involves experience, feelings, accumulated judgments. Researchers have found 5 different aspects of intuition, which is described in the picture. ये पिक्चर भी मैंने आपकी बुक से ली है. दरमियान में इंट्यूशन है और इसके 5 एस्पेक्ट्स हैं. एक्सपीरियंस बेस्ड, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे. नेक्स्ट, इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, ये फीलिंग्स की बेस पे है और इमोशंस की बेस पे. थर्ड, कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस हैं, नॉलेज एंड ट्रेनिंग्स की बेस पे. देन सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग है, मैनेजर्स यूज डाटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजंस. मतलब हो सकता है उन्होंने इस तरह की सिचुएशन पहले भी कहीं पे फेस की हो, ठीक है, और उनके या उन्होंने कहीं पे इस सिचुएशन देखी हो उनके लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया था सबकॉन्शियस में. वैल्यूज और एथिक्स बेस्ड डिसीजंस, मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज और कल्चर. मतलब कि यह हमारी परंपरा ये है, हमारी रिवायात ये हैं, वो सब चीज़ें. वो आपने अक्सर सुना होगा कि मैं तजर्बे की बेस पे ये बात कर रहा हूँ, तो वो भी सारा कुछ भी इसी में आता है. लास्ट इज मेकिंग डिसीजंस, द रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट. इट इज सिंपली मीन्स मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. एविडेंसेस की बेस पे आपने डिसीजन लेना है. सिस्टमैटिक यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. 4 essential elements are डिसीजन मेकर्स एक्सपर्टीज एंड जजमेंट. मतलब जो डिसीजन मेकर है उसकी एक्सपर्टीज और जो जजमेंट है वो बिल्कुल अप टू द मार्क होनी चाहिए. एक्सटर्नल एविडेंस दैट्स बीन इवेल्युएटेड बाय द डिसीजन मेकर, कि जो उसने एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान जितने उसने फैक्टर्स को इवेल्युएट किया है वो भी उनका भी एक वो जस्टिफाइबल होने चाहिए. ओपिनियन, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज ऑफ दोज हु हैव टेकन द डिसीजन. मतलब आपके डिसीजन से जिस जिस के ऊपर उसका असर होगा उन सब से भी आप ओपिनियन लें. आप उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और उनका जो अगर उन्होंने कोई बात कही है या अगर उन्होंने कोई सजेशन दी है तो उसको वैल्यू करें. लास्ट एंड रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल फैक्टर्स सच एज कॉन्टेक्स्ट, कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो किसके हवाले से है. अगर वो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या अगर कोई आपने न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. सर्कमस्टांसेस क्या हैं, किन सर्कमस्टांसेस में आप डिसीजन ले रहे हैं. और एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है. सो दिस वाज द 7.2. नेक्स्ट इज क्लासिफाई डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस. ये 7.3 है, थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का. टाइप्स ऑफ डिसीजंस. डिसीजंस किस टाइप के होते हैं. स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्ड डिसीजंस, मतलब रेगुलर रिपीटेड. सम प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, so decision maker has its clear solution. The problem is clear and information about it is complete. For example, when a customer come back to store for product return, ये होता रहता है, कस्टमर्स कंप्लेन आती रहती हैं. मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है ये, और इसका जो डिसीजन है वो भी ऑब्वियस है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू प्रोवाइड द कस्टमर क्लेम ऑफ दिस प्रोडक्ट is almost routine of manager's job. It is a programmed decision. Decision making is so simple and already defined. Process already defined है. Manager ने क्या करना है. Managers rely on 3 types of programmed decisions. Procedure क्या है, rule क्या है, policy क्या है. Procedure, it includes a sequential steps. Steps हैं इसके अंदर involve में. Might take to solve or respond to a structured problem. The only difficult thing is to identify the problem. आपने जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. Once it is identified, तो जो आपका solution है वो डिफाइंड है. For example, to fulfill the stock demand of store or factory warehouse. Next rule है
Rules are frequently used as they are easy to follow and ensure consistency. For example, to control the absenteeism, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटीज ज़्यादा हैं तो उसका क्लियर कट सा एक सोल्यूशन अवेलेबल है कि आप उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लें. रूल डायरेक्टली स्टेट व्हाट शुड और शुड नॉट मैनेजर्स डू. पॉलिसी, व्हाट इज अ पॉलिसी? इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन. ये गाइडलाइंस होती हैं. इट इज़ डिफरेंट देन रूल. ये रूल से डिफरेंट है. कैसे? एज इट प्रोवाइड्स द पैरामीटर्स टू डिसीजन मेकर टू टेक एक्शन. पैरामीटर्स डिफाइन है कि आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने डिसीजन लेना है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ऑलवेज कम फर्स्ट एंड शुड बी सेटिस्फाइड. कस्टमर जो भी कह रहा है, कस्टमर ठीक कह रहा है. कस्टमर बेशक गलत भी है ना, तो आपने उसको सेटिस्फाई करना है. नाउ हाउ टू सेटिस्फाई इज अप टू द मैनेजर. नेक्स्ट टाइप है जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स ऑफन फेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. ये जो हायर लेवल मैनेजर होते हैं, ये वो उनके लिए ज़्यादातर होता है. As the problem is unstructured, so non-programmed decision is required. Managers come with new ideas to confront the problem. यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोविड डेज की दी है. जैसे वो एक कोविड आया था और हर 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 बिजनेस तकरीबन इफेक्ट हुआ, तो क्योंकि उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे. अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है. It is generally seen that lower managers rely on the programmed decisions. ये वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ. And their solutions are often programmed. When lower managers get promoted to top level managers, then they face new problems or similar problems or mix of these. ये नीचे एक टेबल सा है. ये मैंने टेबल आपकी बुक से ही लिया सारा. टाइप ऑफ प्रॉब्लम: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मैनेजरियल लेवल, लोअर लेवल और अपर लेवल, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेटिव और रूटीन. ठीक है, मतलब लोअर लेवल पे जो है ना वही रिपीट हो रहे होते हैं डिसीजंस और रूटीन के होते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड में न्यू होते हैं और अनयूजुअल होते हैं. इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल होती है अक्सर, और अनस्ट्रक्चर्ड में एम्बिगुअस है और इनकम्प्लीट है. गोल्स लोअर लेवल के उसमें केस में क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं, और इसमें वेग हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं, आप कोई स्पेसिफिक नहीं होते. टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन शॉर्ट है और यहाँ पे रिलेटिवली लॉन्ग है. सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर्स, रूल्स एंड पॉलिसीज, और नॉन प्रोग्राम्ड में जजमेंट एंड क्रिएटिविटी. देन डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आ जाती हैं. सर्टेनिटी है, रिस्क और अनसर्टेनिटी. सर्टेनिटी में इन सर्टेन सिचुएशन मैनेजर्स नो द आउटकम ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव, क्योंकि सर्टेन है, आपको पता है कि क्या होना है, सो दे कैन मेक एक्यूरेट डिसीजंस. आपको आउटकम का भी पता है, प्रॉब्लम का भी पता है. रिस्क में ये है कि टेकिंग रिस्क डिसीजन इज कॉमन. ये रिस्क मैनेजर्स लेते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इवन अगर आपने एक नई ब्रांच भी ओपन करनी है तो वो भी या आप नई आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं तो वो भी एक रिस्क है. They are not obvious about the exact and accurate outcomes, but they predict and expect the positive and successful results. Under risky situations, managers have historical data from past personal experiences or secondary information that lets them assign different probabilities to different alternatives. मतलब अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को वेट्स असाइन कर देते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के केस में अब इस्लामाबाद का जो टेस्ट है वो सेवर, इस्लामाबाद के लोग सेवर पसंद करते हैं. लाहौर वाले लोगों को सेवर इतना पसंद नहीं आता. इवन मेरे कजन्स हैं, वो काफ़ी लाहौर आते हैं तो वो सेवर को इतना लाइक नहीं करते. अब सेवर ने अगर लाहौर में जाके ब्रांच ओपन की है तो इट वॉज रिस्की जॉब, उनका एक रिस्की डिसीजन था ये. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी में आपको प्रॉब्लम का भी इतना खास कोई आइडिया नहीं है, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी सही इतने खास कोई अवेलेबल नहीं है. Sometimes managers face a situation in which they are not sure about the results and can't even make the guesses or right estimates about the result. The situation is called as uncertainty. Managers select alternatives on the basis of limited amount of information available. मतलब आपके पास बहुत ही लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी की बेस पे मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं. ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर विल फॉलो द मैक्सिमस चॉइस, मतलब
मैक्सिमाइजिंग द मैक्सिमम, जो ऑलरेडी मैक्सिमम है उसको भी उसने मैक्सिमम करना है, रिटर्न जो प्रॉफिट है। जो पेसिमिस्ट है, जो देख के थोड़ा सा चलता है, व्हाट विल ही डू के मैक्सिमाइज द मिनिमम पॉसिबल पे ऑफ, कि जितना मिनिमम निकल रहा है ना उसको उसने मैक्सिमाइज करना है। एंड अ मैनेजर हु वांट टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम रिग्रेट, मतलब कि वो रिग्रेट कम से कम हो, कि इन केस अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो जो रिग्रेट है वो कम हो, ही विल फॉलो द मिनी मैक्स अप्रोच। एक एग्जांपल है वीजा मार्किंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज हैं S1, S2, S3, S4, और नेक्स्ट उसको मास्टर कार्ड कॉम्पिटेटिव एक्शंस हैं। एक्शंस कौन से लिए जा सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर विल चूज S4, S4 चूज करेगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, आउटपुट जो है ना वो उसकी हाईएस्ट है 28। इस पूरे टेबल में सिर्फ S4 स्ट्रेटेजी की जो रो है उसमें ये एग्जिस्ट करता है 28। Pessimist will do choose S3 because it will try to maximize the minimum output। अब इस रो में अगर आप देखते हैं स्ट्रेटेजी, तो जो मिनिमम है वो 15। अब अगर आप S1 में देखें तो 11 है, S2 में 9 है, S4 में 14 है, तो S3 में रहता है वो 15 है। लास्ट मैनेजर जो मिनिमैक्स अप्रोच को फॉलो करेगा वो क्या करेगा कि हर रो का जो स्मॉलेस्ट आउटपुट है, फॉर एग्जांपल S2 का 9 अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो जो मैक्सिमम है, जो हाईएस्ट है, उसमें से माइनस करेगा। अब इसमें 9 है, 13, 24, 18। 9 24 में से अगर 9 को माइनस करें तो आंसर इज S2 15। 24 में से आप माइनस करके देख लें तो 15 आंसर आता है। ठीक, इस तरह से वो हर स्ट्रेटेजी में यही अडॉप्ट करेगा। एंड में चूज कौन सी करेगा? ही विल सिलेक्ट S4। S4 क्यों चूज करेगा? कि जो मिनिमम था वो 14 था डिजिट, इसमें आप 21 से इसको माइनस करें, आंसर इज 7। तो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मीन्स मिनिमम रिग्रेट, कि रिग्रेट कम से कम होगा उसे, तो इसलिए वो S4 चूज करेगा। ये टॉपिक भी आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज describe decision making styles and discuss how biases affect decision making। Linear, non-linear thinking style profile। Linear thinking style is, in this people or managers use external data or information or facts and process them through rational, logical to guide decisions and actions to make decisions। मतलब ये प्योरली लॉजिकल होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, उनके पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं। नॉन लीनियर में फीलिंग्स, intuitions as source of information and then process this information with the internal insights and feelings while making decisions। मतलब वो तजर्बे की बेस पे। decision making biases and errors। heuristics। managers often use rules of thumb while taking decisions, which are also termed as heuristics। managers use rule of thumb because but it is not surety that these rules are reliable। Managers use it because they help make some sense of complex, uncertain, ambiguous information। There are 12 common decision errors and biases that managers make। These are overconfidence, immediate gratification, anchoring effect, selective perception, confirmation, framing, availability, representation, randomness, sunk cost, self-serving, hindsight। वन बाय वन आगे मैंने थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन किया है, एक दो लाइन में, इनको देख लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, व्हेन डिसीजन मेकर ओवररेट देमसेल्व्स, और वो समझते हैं कि उनसे बेहतर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, देन दे आर ओवर कॉन्फिडेंस, और उनमें दे आर शोइंग द ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इनको बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ मैनेजर्स इंस्टेंट गेन फ्रॉम सम project is so attractive।
so they don't think about the long term effects. Next, anchoring effect. ये स्टक हो जाते हैं when managers get stuck with the initial information, बस ठीक है जितनी मिल गई okay, and managers make decisions to pursue some project, but later they realize that the information they relied on was not right or wrong. बाद में उन्हें पता चल जाता है. Selective perception. When managers or decision makers selectively pay attention to some information or problem or alternatives, selectively, वो पहले selective होते हैं. This is selective perception bias. Confirmation, इसमें वो confirm करते हैं अपनी पुरानी गलती को. मतलब when decision makers favorably favor करें, look for the information that supports the past choices, कि यार हमने जो past में choices की थी ना वो ठीक थी, उसको वो confirm करते हैं. The information that contradicts, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करे उसको इग्नोर कर देते हैं. वैसे फ्रेमिंग. व्हेन डिसीजन मेकर्स हाईलाइट एंड पे अटेंशन टू सर्टेन पॉइंट्स एंड इग्नोर और एक्सक्लूड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सम सिचुएशन, उन्होंने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है. दिस इज फ्रेमिंग बायस. अवेलेबिलिटी. Availability bias is when decision maker tends to remember the events, मतलब वो इवेंट्स को याद करने की कोशिश करता है that happened in the past or near future or vivid in the memory. This result in that they don't even bother to remind the older events or find the facts. मतलब वो पुराने जो है बस है ना, पुराने उनको याद करते हैं और फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए भी इतनी खास कोई कोशिश नहीं करते हैं. रिप्रेजेंटेशन. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. अगर आपको इससे कोई ये जितने भी पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनमें अगर आपको लगे कि मैंने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक की है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरी जो वेबसाइट है ये इसका मैंने वाटरमार्क भी ऐड कर दिया है www.shortnotes.net, उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन. इट इज व्हेन डिसीजन मेकर्स असेस द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट ऑन हाउ क्लोजली इट रिजेंबल्स विद द अदर सेट्स ऑफ इवेंट्स. दिस इज रिप्रेजेंटेशन बायस. मतलब वो इवेंट्स को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. Randomness. When managers try to create meaning out of random events, बेतुके से, to create meaning out of random events and find symmetry in situations where they don't exist even. Sunk cost. बस managers जो है वो उससे नुकसान हो गया बस उसके साथ अटके रहते हैं, उसके साथ ही स्टक रहते हैं. When decision makers doesn't get that their current choices cannot correct the past, मतलब वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार अब पास्ट तो ठीक नहीं हो सकता. एंड दे फिक्सेट ऑन द कॉस्ट अकर, जो कॉस्ट अकर हो गई उस पर बस फिक्सेट रहते हैं, उस पर टाइम पे, rather than focusing on the future consequences. Self-serving. Decision makers who take credit of success and blame failure on the outside factors is self-serving bias. मतलब जो कामयाबी है वो मेरी वजह से हुई है और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो किसी और की वजह से हुई है या उसका फैक्टर कुछ और था. Hindsight. In this, decision makers have the tendency to assume that they would have accurately predict the results of their choices once that result is actually known. जब रिजल्ट आ गया है तो उनके पास ये एक सेंस होती है कि हाँ हमने, इसका मतलब है कि जो डिसीजन लेने से पहले एस्टिमेट्स लगाए थे दे वर राइट, वो ठीक थे. एक पिक्चर है ओवरव्यू ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. ये है टॉपिक्स हम सारे कवर कर चुके हैं. decision making process, decision making approach, rationality, bounded rationality, intuition, decision making errors and biases, decision choosing best alternative, maximizing, satisfying, implementing, evaluating, decision maker styles, linear thinking style, non-linear thinking style, decision making conditions, certainty, risk, uncertainty, types of problems, structured, well-structured, programmed, unstructured and non-programmed. यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक तो खैर ऊपर ही कंप्लीट हो गया था. ये एक पिक्चर है, ओवरव्यू सा है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आइडेंटिफाई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन टुडेज वर्ल्ड.
सबसे पहला पॉइंट है जी, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर डिफरेंसेस। जो चीज़ एक कल्चर में अलाउड है वो दूसरे में अलाउड नहीं है। एक कल्चर में एक चीज़ पसंद की जाती है, दूसरे में नहीं की जाती। इवन फैशन, एक कल्चर में एक फैशन अडॉप्ट किया जाता है, दूसरे में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। Culture varies from region to region. One decision taken for the one region is good, but it is not a surety कि दूसरे कल्चर के लिए भी वो ठीक होगा. So to learn the culture of people involved is very important thing while making decisions. Next, know when it's time to call it quits. बस ठीक है, जितना नुकसान हो गया था हो गया, बस खत्म, या जितना हमने फायदा लेना था ले लिया, अब हम वाइंड अप करेंगे, पैकअप करेंगे. Managers should have enough guts to admit the wrong decisions taken rather than sticking with the bad decisions and earn more loss. It's better to quit and move on. Use an effective decision making process. As per experts, effective decision के 6 characteristics हैं. It focuses on what is important. It is logical and consistent. It acknowledges both subjective and objective thinking with blends analytical and intuitive thinking. It encourages to rather as much information, ज़्यादा information collect करते हैं, and analyzes as is required to solve a certain problem, मतलब gathering more information. It encourages to gather such just relevant information, सिर्फ relevant information इकट्ठे करते हैं. It is easy to use, flexible, straightforward and reliable. These were the 6 characteristics. Last, build an organization that can stop the unexpected and quickly adapt to the changed environment, which are highly reliable organizations. Highly reliable organizations कौन सी होती हैं? As per Carl Weick shared, अगर मैंने नाम गलत ले लिया हो तो सॉरी. Carl Weick shared 5 habits of HROs. 5 habits are: they are not tricked by their success. वो सक्सेस से ना बस ओवर नहीं हो जाते. They don't get mad with the success. They sense every little change or anything that is unfit so to alter the plan. Their navigation is so strong. They defer to the experts on the front line. मतलब वो फ्रंट लाइन जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनको फ्रंट लाइन पे रखते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और ऑपरेशंस को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके. फॉर एग्जांपल, क्वालिफाइड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर्स ऑन द फ्रंट. आप ये टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लें, आप कस्टमर को जो भी कॉल आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसने सबसे पहले कॉल करनी होती है हेल्पलाइन पे. तो अगर आपको अच्छा रिस्पांस ना मिले तब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाता है. दे लेट अनएक्सपेक्टेड circumstances प्रोवाइड द सोल्यूशन. They embrace complexity because such organizations try to study and know the situation deeper. सिचुएशन को डीपर रिसर्च करना, वो क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं तो उनकी जो रिसर्च, उनके पास रिसर्च कंडक्ट करने के लिए वसाइल होते हैं और वो पैसा स्पेंड कर सकते हैं. They anticipate but also know their limits. They do anticipate but within the limits. So this was the 7th chapter. ये कंप्लीट हो गया है और लास्ट चैप्टर पे ये www.shortnotes.net ये मेरी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे रिटर्न में. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.